अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम एक्चुअली मुझे लिंक नहीं मिला ईमेल पे, मैंने फ्रेंड से मंगवाया व्हाट्सएप पे। बेटा मैंने मेल सेंड किया, सबको सेंड किया, आप अपनी काइंडली इनबॉक्स चेक करें। और कह दें सबको कि लेक्चर दोबारा रिपीट मैंने नहीं करना, ये यही लेक्चर होगा और उसके बाद ये लेक्चर रिपीट नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों का पहले लेक्चर मिस हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका, तो जो भी आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर इन्फॉर्म करें सबको। मैं 5 मिनट्स वेट करूंगी, उसके बाद मैंने लेक्चर स्टार्ट कर देना है, मीटिंग को लॉक कर देना है और इसकी अटेंडेंस लगा दूंगी मैं। लेक्चर एज ए लेक्चर नंबर 1 काउंट होगी आपकी। बेशक 7 स्टूडेंट्स हैं, मैंने इनकी अटेंडेंस लगा देनी है। मैम मैसेज भेज दिया ग्रुप में मैंने। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर 5 मिनट्स ओनली। फाइन, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर नाउ। ये जितने 8 स्टूडेंट्स हैं इनसे इनकी अटेंडेंस लगेगी। आई एम टेकिंग द स्क्रीनशॉट, आई एम गोइंग टू लॉक द मीटिंग नाउ। मुझे डिस्टरबेंस बिल्कुल भी अपनी क्लास में पसंद नहीं है, तो ये मीटिंग अब लॉक होगी। एंड जस्ट टेल एवरीबॉडी दैट दे हैव मिस्ड देयर लेक्चर for whatsoever reasons they couldn't come. Okay. Beta, my name is Dr. Hamda Saqib and I'm a graduate of King Edward Medical University. I've also done my FCPS Part 1 in Medicine and Allied and MDMS, and I was a position holder in that as well. The reason to tell you about this is that I have a very good clinical knowledge in terms of what I'm going to teach you. Surgery has always been a good subject, and I've always, uh,
been interested in it since I did my rotations in house job, and afterwards I was inclined towards medicine, and that is why I took my part 1 in medicine as well. Now that I've been appointed to teach you this subject, so I will make it very interesting for you and make it easier for you to understand. और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरे स्टूडेंट्स कभी भी मेरे पार्ट पे सफर ना करें कि मेरी वजह से उनको किसी चीज की समझ ना आए या मेरी वजह से वो किसी चीज में रह जाए. Baki, this is a two-way thing. You are not school-going children that you're gonna be spoon-fed everything and you're gonna expect that everything will go in your own terms. No, that's not going to happen. If I am putting in my 100%, you have to put in your 100% as well. You have to prepare the assignments on time, the quizzes on time, the mids on time. And in that way, I'll also assist you that if you have any queries, you can come to me in counseling hours. If you have any problem, you can ask me on mail. Genuine problems related to the subject I'm teaching you, not problems that are not under my domain, right? So everyone can see the screen right now, Yes, ma'am. right? So बेटा हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. ये फ्रैक्चर्स के ऊपर है. फ्रैक्चर आपको पता है हड्डी के टूटने को कहते हैं आम जुबान में अगर हम बात करें. अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसकी दो डेफिनेशंस हैं. पहली डेफिनेशन है फ्रैक्चर इज द ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन. किसी भी पॉइंट पे अगर आपकी बोन पैथोलॉजिकली डिसकंटिन्यू हो जाए तो उसको आप फ्रैक्चर कहते हो. या फ्रैक्चर इज अ स्ट्रक्चरल ब्रेक इन द नॉर्मल कंटिन्यूटी ऑफ द बोन. It may also occur to the cartilage, the epiphysis and the epiphyseal plate. तो या फिर कार्टिलेज बोन की अगर उसमें भी फ्रैक्चर आ जाए या उसकी सिर्फ एपिफिसिस या एपिफिजियल प्लेट जहां से बोन इलोंगेट करती है अगर वहां पे भी फ्रैक्चर आ जाए उसको भी आप डिसकंटिन्यू आ जाए तो उसको भी आप फ्रैक्चर की टर्मिनोलॉजी में लेके आओगे. तो इस पूरी स्लाइड में एक अगर आपको वर्ड याद करना है तो वो डिसकंटिन्यूटी का वर्ड कम से कम आपको याद होना चाहिए. बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर्स में आपको ये मेजर नाम है आपके और बहुत इजी है. अगर आपको सिर्फ नाम याद हो जाए ना तो आपको आगे का कॉन्सेप्ट बिल्ड करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा. तो अगर सिंपल हम नाम देखें तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर्स, ऑब्लिक फ्रैक्चर्स, स्पाइरल, बटरफ्लाई, कम्युनेटेड, कंप्रेशन, पैथोलॉजिकल, हेयर लाइन, कंपाउंड, सिंपल, बेसिकली स्ट्रक्चरल कैटेगरी में नहीं आती बल्कि ये किसी और डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है जो मैं लेक्चर के आगे जाके आपको बताऊंगी. फिर होते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स, अवल्जन फ्रैक्चर्स एंड स्ट्रेस फ्रैक्चर्स. बेटा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर्स कौन से फ्रैक्चर्स होते हैं? ट्रांसवर्स फ्रैक्चर्स वो फ्रैक्चर्स होते हैं जिसमें जो फ्रैक्चर होता है वो बोन की लॉन्ग एक्सिस के राइट एंगल पे होता है. किस तरह? वो इस तरह मैं आपको बताती हूँ पेन से. फॉर एग्जाम्पल कि ये आपकी बोन है, ठीक है, ये उसका लॉन्ग एक्सिस है. कोई भी फ्रैक्चर जो यूं टेक प्लेस करेगा राइट एंगल के ऊपर वो क्या होगा? वो आपका ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होगा जो कि आपको इसमें नजर आ रहा है. देख रहे हो कि बोन की जो लॉन्ग एक्सिस है वो ये है और फ्रैक्चर यूं हुआ है. इज इट अंडरस्टैंडेबल दिस वे? Yes, ma'am. ठीक है. तो बेटा अगर कोई भी फ्रैक्चर आपका बोन की लॉन्ग एक्सिस के राइट एंगल पे हो तो उसको आप ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहते हो. तो द फ्रैक्चर इज एट द राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन. जो बोन की लंबाई है उसके राइट एंगल पे होगा और इट अकर्स इफ द बोन इज बेंट अलोंग इट्स लॉन्ग एक्सिस. सॉरी. तो ये देखो ये मैंने स्पेशल एक्सरेज निकाल के ना आप लोगों के लिए फिट की इसके अंदर कि अगर आप ये देखो एक एक्सरे आपके सामने आ गया है तो आप देखो जो टिबिया है उसकी तकरीबन अगर आप डिस्टल टिबियल साइड की तरफ देखो तो एक फ्रैक्चर आपको नजर आ रहा है जो कि टिबिया की लॉन्ग एक्सिस के राइट एंगल पे है. अगर ट्रांसफर्स को ज्यादा बेहतर समझना है तो याद कर लो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी बोन की लॉन्ग एक्सिस के ऊपर. ठीक है, तो एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है बोन की लॉन्ग एक्सिस पे जो कि लॉन्ग एक्सिस के साथ राइट एंगल बनाती है. देन वी हैव ऑब्लिक फ्रैक्चर्स. ऑब्लिक से मुराद ऑब्लिक होगा किस चीज के? लॉन्ग एक्सिस के. तो फ्रैक्चर दैट इज डायगोनल टू अ बोन्स लॉन्ग एक्सिस और अ फ्रैक्चर इन विच द लाइन ऑफ ब्रेक रन्स ऑब्लिकली टू द एक्सिस ऑफ द लॉन्ग बोन. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास बोन है ये उसका रन कर रहा है हमारे पास लॉन्ग एक्सिस
तो जो फ्रैक्चर है वो यूं टेक प्लेस किया और हमारे पास जो एंगल है वो ऑब्लिक बना है। तो इस तरह का हमारे पास होगा फ्रैक्चर कि जिसकी लॉन्ग एक्सिस के वो ऑब्लिक जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई कि जो बोन के लॉन्ग एक्सिस के अगर डायगोनल हो आपका फ्रैक्चर लाइक दिस, इसको आप अगर नोट करो, ये देखो आप, ठीक है। अब आप इसको देखो कि ये बोन की लॉन्ग एक्सिस ये है और फ्रैक्चर यूं टेक प्लेस कर रहा है, तो क्या हुआ कि एक एंगल बना दिया ऑब्लिक्विटी का। सही हो गया? यस बेटा, क्वेश्चन है आपका। मैम ये जो हमने ट्रांसवर्स फ्रैक्चर पढ़ा है उसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि फ्रैक्चर दैट ट्रांसवर्स द बोन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द बोन। You can name it anything that makes, you can learn it any way that makes you understand it. Just try to remember a standard definition that is mentioned in the slides so that there can be a uniformity when you attempt the paper, right? So that all students write the same thing. You just have to convey your concept. Now we'll go towards the comparison. अब ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर्स इस तरह के दिखते हैं। शॉर्ट ऑब्लिक मतलब कि उसकी जो ऑब्लिक्विटी है वो भी एंगल जो है ना वो ज्यादा शार्प नहीं है, और लॉन्ग ऑब्लिक में एंगल्स ज्यादा शार्प हो जाते हैं, एक्यूट एंगल्स ज्यादा हो जाते हैं। एक्यूटनेस का मतलब है ज्यादा ऑब्लिक्विटी आ जाती है। नाउ वी हैव स्पाइरल फ्रैक्चर्स. Spiral fracture is when a bone is twisted along its long axis, or a spiral fracture is a torsion fracture in which a bone fracture is occurring when torque is applied along the long axis of the bone. अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी जी, अब ये क्या है जी स्पाइरल फ्रैक्चर। सिंपल याद रखो कि जैसे हम एक बॉटल का ढक्कन खोलते हैं ना, इसी तरह अगर मैं एक बोन है, ठीक है, ये मेरे पास एक बोन पड़ी है, उसको मैं यहाँ से इस पार्ट को मैं ग्रिप कर लूं और इस पार्ट को मैं रोटेट कर दूं जैसे ढक्कन को खोलते हैं, तो इस टॉर्शनल फोर्स की वजह से अगर बोन ब्रेक हो जाए तो इसको स्पाइरल फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हो रही है, ये अगर पार्ट स्टैटिक हो और इस पार्ट पे मैंने टॉर्शन लगा के इसको ट्विस्ट करवाया जैसे बॉटल को ओपन करते हैं, तो दिस इज अ टाइप ऑफ अ स्पाइरल फ्रैक्चर। और स्पाइरल फ्रैक्चर्स की कंटिन्यूटी लाइक अ सर्कल होती है, मतलब कि जो फ्रैक्चर होगा ना बेटा वो सिंपल इस तरह का नहीं होगा ऑब्लिक की तरह कि एक साइड के ऊपर, वो कंप्लीट होता है, वो अपना सर्कमफ्रेंस को कंप्लीट करता है। समझ आ गई? तो ये फर्क है बेसिकली स्पाइरल और ऑब्लिक फ्रैक्चर्स में। साइड व्यू से देखने में तो आपको सेम लगेंगे, एक्सरे के ऊपर बोन के ऊपर एक जी ऐसी चीज आ गई है, लेकिन अगर आप 2-3 एक्सरे उसके डिफरेंट व्यूज में करवाओ, साइड व्यू करवाओ, एपीपीए व्यू करवाओ, तो आप देखोगे कि स्पाइरल फ्रैक्चर्स यूं होते हैं, ठीक है, जबकि ऑब्लिक फ्रैक्चर्स एक साइड पे होंगे या मैक्सिमम थोड़ी से आगे चले जाएंगे। So spiral fractures are when a bone is twisted along its long axis, अपनी long axis पे bone twist हो जाए इस तरह। और a spiral fracture is when a torsional fracture is applied along the long axis of the bone. देख रहे हो आप कि जो स्पाइरल फ्रैक्चर की वजह से ये जो था, एक मिनट मैं इसके ऊपर फिर मार्कर यूज करूं, ये जो हमारे पास स्पाइरल फ्रैक्चर कर रहा है, ये बोन का अगर पोर्शन स्टैटिक था तो इसके ऊपर टॉर्शन फोर्स लगी, ये फुल ट्विस्ट किया और ये बोन का पीस अलग हो गया, ठीक है, और कंप्लीट कंटिन्यूटी में बोन टूटी है। An oblique fracture occurs when the fracture line is oblique along the shaft of the bone and usually occurs as a combination of bend होगी bone या थोड़ी सी twist हो जाएगी, जैसे मैंने बताया क्या या तो bone थोड़ी सी bend होगी या twist होगी। जबकि जो आपका स्पाइरल फ्रैक्चर है, जो फ्रैक्चर की जो लाइन है वो कंप्लीट स्पाइरल होती है along the shaft of the bone as a result of pure twisting injury. तो ये सिर्फ बात आपको ज्यादा मैंने इसमें स्ट्रेस दिया ताकि आप ऑब्लिक फ्रैक्चर्स को स्पाइरल के साथ कंफ्यूज ना करो, ऑल्दो दे विल लुक द सेम बट यू विल हैव अ कॉन्सेप्ट दैट एज टू हाउ विल आई डिटरमिन वेदर इट इज वन थिंग और नॉट। तो अगर यहाँ पे दो बोन्स बना देते हैं हम एक स्पाइरल, तो स्पाइरल बेटा एक साइड के ऊपर फ्रैक्चर आपको नजर आएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट उसके अंदर सर्कमफ्रेंशियल ब्रेक नहीं आएगा। जबकि ऑब्लिक स्पाइरल फ्रैक्चर्स में क्या होगा कि अगर ये बोन का पार्ट स्टैटिक है तो इस बोन पे आपकी टॉर्शनल ट्विस्टिंग फोर्स लगेगी कंप्लीट सर्कमफ्रेंशियल, और ऊपर की जो बोन है वो अलग हो जाएगी और कंप्लीट आपके सर्कमफ्रेंशियल ब्रेक आएगा।
सेकंड, ठीक है। तो ये कंपैरिजन में आपको नजर आ रहा है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर्स आर हॉरिजॉन्टल, ऑब्लिक का ऑब्लिक, स्पाइरल कंप्लीटली सर्कमफ्रेंशियली करते हैं। अब आप देख रहे हो ऑब्लिक और स्पाइरल साइड से एक जैसे लग रहे हैं, यही बात थी जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ऑब्लिक्विटी और स्पाइरल फ्रैक्चर्स को आप इस तरह डिफरेंशिएट करोगे कि ऑब्लिक या तो एक साइड पे होंगे या जरा से ट्विस्टेड फ्रैक्चर्स होंगे, लेकिन स्पाइरल सर्कमफ्रेंशियल फ्रैक्चर्स होते हैं, कंप्लीट प्योर टॉर्शनल फोर्स की वजह से करते हैं और कंप्लीट अपना स्पाइरल जो उनका फ्रैक्चर की कंटिन्यूटी है उसको वो फॉलो करते हैं। अब कम्युनिटेड को हम आगे देखते हैं, कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स क्या होते हैं। पहले हम बटरफ्लाई फ्रैक्चर्स पढ़ लेते हैं। Butterfly fractures are a wedge-shaped fractures arising from the shaft of the long bone at the apex of the force of input। ठीक है, एक इनपुट की जो फोर्स लगती है वो बोन को इस तरह तोड़ती है कि एक बटरफ्लाई जैसी अपीयरेंस आ जाए। अब इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। The term is commonly used in orthopedic surgery and results from two oblique fractures line, मतलब कि एक ही बोन में दो ऑब्लिक फ्रैक्चर्स हुए हैं जो कि बिल्कुल एंड पे चले गए हैं और जिसकी वजह से एक बोन का पीस अलग हो गया, जैसे कि आपको इसमें नजर आ रहा है। ये देख रहे हो आप, दिस थिंग, इसमें एक ऑब्लिक फ्रैक्चर यहाँ से आया, एक ऑब्लिक फ्रैक्चर यहाँ से आया, जिसकी वजह से ये पार्ट ऑफ द बोन है वो आपका अलग हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पे यही बात मेंशन की है कि the term is commonly used in orthopedic surgery and results from two oblique fracture lines meeting to create a large triangular or a wedge-shaped fragment located between the proximal, example ये समझ लो proximal है, and distal fracture। proximal और distal जो आपके पास बोन के जो portions हैं उनके बीच में आपके पास ये wedge shaped structure occur करता है and it resembles a butterfly, ठीक है। और for example force of input भी आपकी यहीं पे ही लगी है, तो दो फ्रैक्चर के पॉइंट अराइज किए आपके, ये एपेक्स बनी और ये आपका जो वो आपका पोर्शन ऑफ द बोन है वो आपका अलग हो गया बिकॉज ऑफ व्हाट, टू ऑब्लिक फ्रैक्चर लाइंस व्हिच मीट एंड क्रिएट अ ट्रायंगुलर और वेज शेप्ड बोन। वाज दिस क्लियर? ये यस क्लियर मैम। था बेटा? ठीक है, ये आपके बटरफ्लाई फ्रैक्चर्स हो गए हैं, जैसे कि मैंने आपको इस डायग्राम में भी शो कर दिया। Can you see it? There is a one oblique fracture occurring from here, one from here. This is a bone piece and it is, you know, a triangular shaped or wedge shaped portion of the brain is separated. अब ये थोड़ा सा बस वैसे ही बताया कि समरी के तौर पे कि स्पाइरल फ्रैक्चर्स और साथ आपको बटरफ्लाई फ्रैक्चर्स बता दिए हैं। कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स क्या होते हैं? कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स बेटा वो फ्रैक्चर्स होते हैं which results in 3 or more bone fragments। अगर एक चोट की वजह से या एक ट्रॉमा की वजह से अगर 3-4 फ्रैगमेंट्स आपकी बॉडी में बोन के बन गए हैं, so that type of a fracture is known as a comminuted fracture. This fracture occurs when large amount of energy is dissipated into the bone. ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये अगर आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स किस्म का फ्रैक्चर आया है, सिंपल फ्रैक्चर नहीं, कॉम्प्लेक्स है जिसमें डिफरेंट आपके फ्रैगमेंट्स बने हैं, तो आप देखो कि एक ये पीस अलग हुआ, एक ये पीस अलग है, एक ये भी पीस अलग है और एक के बीच में भी पीस अलग है, और मैं देख रही हूँ तो फिब्युला भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आया हुआ है। तो आप देख रहे हो कि डिफरेंट फ्रैगमेंट्स अगर एज अ रिजल्ट ऑफ अ सिंगल इम्पैक्ट आ रहे हैं तो दैट इज नोन एज अ कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ठीक है। Now, what are compression fractures? A fracture in which the cancellous, थोड़ी सी सॉरी यहाँ पे ना थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, इट्स अ कैंसलस बोन। कैंसलस आपको पता है ना, स्पंजी बोन को कहते हैं। यू हैव अ कॉम्पैक्ट बोन एंड अ स्पंजी बोन। जब आप लोगों ने बोन की बेसिक जो आप पढ़ते हो एनाटमी हिस्टोलॉजी में, तो उसमें बोन का कॉम्पैक्ट पोर्शन होता है आउटर और अंदर स्पंजी पोर्शन है, उसको बोन मैरो भी कहते हो आप। तो फ्रैक्चर इन विच द कैंसलस बोन collapses and compresses upon itself। तो अगर आपकी जो बोन है वो collapse कर जाए और अपने आप पे compress कर जाए, so this is known as a compression fracture and common in vertebral body। जो आपका पीछे ये जो आपका पूरा का vertebral column चल रहा है ना, इसमें आपकी vertebral bodies होती हैं। अगर आपने vertebrae की पढ़ी हुई है anatomy 3 में आपने probably पढ़ा हो,
वर्टिब्रा के क्या क्या पोर्शंस होते हैं, तो उसमें एक वर्टिब्रल बॉडी होती है। वर्टिब्रल बॉडीज आपकी जो जितनी भी आपके सेगमेंट्स चल रहे हैं ना आपकी वर्टिब्रा के, वर्टिब्रल बॉडीज एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट होती हैं, जैसे कि आपको इस साथ वाली डायग्राम में नजर भी आ रहा है। देखो ये एक वर्टिब्रल बॉडी, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो इस तरह आपकी पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड इस तरह चल रही होती है। किसी भी वजह से अगर आपकी स्पाइनल ये वर्टिब्रल बॉडीज एक दूसरे पे कंप्रेस कर जाएं तो दिस विल रिजल्ट इन अ compression fracture. सॉरी, तो आप देख रहे हो कि ये कंप्रेशन फ्रैक्चर एक नजर आ रहा है आपको। यहाँ पे देखो कि ये नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे देखो कि इस वर्टिब्रल बोन में एक डिसकंटिन्यूटी आ गई है। ये देखो एक डिसकंटिन्यूटी नजर आ रही है, बिकॉज जो वर्टिब्रल बॉडी वो अपने आप पे कंप्रेस कर गई है और कंप्रेशन की वजह से एक उसमें फ्रैक्चर आ गया। एंड दीज फ्रैक्चर्स आर यूजुअली ड्यू टू वेट बेयरिंग और पुअर बोन मेटाबॉलिज्म सच एज ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स की वजह से भी जो मैं आपको बताऊंगी कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होते क्या हैं। तो ड्यू टू एनी रीजन आपको कंप्रेशन फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। बेसिकली इसको आप वर्टिब्रल बॉडीज की टर्मिनोलॉजी में ही पढ़ते हो, ठीक है। ये आपके बेसिकली साइड पे बताया हुआ ऑन द राइट साइड हाउ कंप्रेशन फ्रैक्चर्स आर अकरिंग, जिसके अंदर आप देख रहे हो कि कंप्रेशन फ्रैक्चर्स में ये देखो मल्टीपल आपको लाइंस नजर आ रही हैं फ्रैक्चर्स की। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर्स रिजल्ट्स इन डिफरेंट fragments of the bone that are being fractured. ना पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स क्या होते हैं? बेसिकली ये बड़ी मजे की बात मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। पहले एक दफा रीड कर लेते हैं, then I'll tell you. What are pathological fractures? A fracture when strength of the bone is reduced by a disease and a minor trauma can cause fracture and it can occur in osteoporosis and neoplasia. अब यहाँ पे आपको ये मजे की चीज बतानी है। Most of the time people think that I fell and I had a fracture. जो अगर आप लोग देखो कि जो एज वाइज थोड़े से ओल्ड लोग होते हैं, लाइक इफ यू talk about mid 50s and above, तो उनके अंदर obviously metabolism has slowed down, vitamin D levels in cases of postmenopausal women that is down, and in cases of weight bearing, because when you're fat your bones have to bear more weight, and due to other reasons such as cancer and neoplasia and stuff like that. तो होता क्या है कि ऐसे लोगों को लगता है कि वो गिरे हैं तो उनकी हड्डी टूटी है, जबकि उनकी हड्डी असल में पहले टूटती है और फिर वो गिरते हैं। These type of fractures are known as pathological fractures because उनकी हड्डियां इतनी कमजोर हो गई होती हैं जिसकी वजह से उनमें खड़े खड़े फ्रैक्चर आ जाता है। Like they just stand. Even in young females who don't take their vitamin D on time, they don't take enough sunlight, they are not taking their supplements of vitamin D, they don't drink milk properly, or other nutritional deficiencies. What happens is that when they are running or jogging or even standing for that instance, their bone breaks and then they fall down. And then they think कि हम गिरे हैं तो हमारी हड्डी टूटी। असल में the bone breaks first and then they fall down because their bones are so brittle and they're so weak that they think that because of falling down the bone had a fracture, but that is not the case. असल में ये होता है। तो ऐसे फ्रैक्चर्स आपके पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होते हैं जिसमें आपकी हड्डियां पहले से इतनी कमजोर होती हैं जिसकी वजह से वो टूटती पहले और गिरते अब बाद में हो। So this is an interesting thing that you should keep in mind. ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखने वाली है कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स की कॉमन लोकेशन कहाँ होती है। तो फेमरल नेक में ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कह रहे हो आप? इज देयर एनी प्रॉब्लम? कोई और बच्चा मुझे बता दे बेटा। नो मैम कुछ भी नहीं है, बस वो ये कह रहे थे कि आपकी आवाज कट रही है लेकिन आवाज क्लियर आ रही है, शायद इनके इंटरनेट में कोई इशू है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है बेटा। तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स आप देख लो कि वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपके फेमरल नेक जो होती है ना उस पे सबसे ज्यादा फ्रैक्चर्स होते हैं मोस्टली, क्योंकि ये आपका सबसे ज्यादा वेट बेयरिंग हिप जॉइंट जो पोर्शन है, यहाँ पे आपका वेट ट्रांसमिट हो रहा होता है आपकी अपर टॉर्सो बॉडी से टुवर्ड्स योर लोअर लिम्ब। तो 46% of the pathological fractures occur at the femoral neck. इंटरट्रोकेंटेरिक में 15% होते हैं और सब ट्रोकेंटेरिक एरिया पे 39% होते हैं।
हेयरलाइन फ्रैक्चर्स यूजुअली एथलीट्स के अंदर होते रहते हैं, बहुत पार्शियल फ्रैक्चर ऑफ द बोन होता है और बहुत माइन्यूट होता है, नजर भी नहीं आता अक्सर। तो आप देखो कि बहुत माइन्यूट सा एक आपको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर नजर आ रहा है एट द डिस्टल टिबियल एंड द फिबुला एरिया के ऊपर, ठीक है। एंड डू रिमेम्बर, मैं ये कलर प्लेट्स आपको अगर मुझे कभी इसकी ऑस्की रेंज करने का मौका मिलेगा तो मैं जरूर दूंगी, और यहाँ से मैं या इवन वाइवा में मैं ये एक्सरे की पेजेस अपने साथ रख सकती हूँ और पूछ सकती हूँ कि बेटा आपको क्या लगता है कि ये किस किस्म का फ्रैक्चर है, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह भी याद रखना है। यहाँ पे आगे से सिंपल बेटा एक बात होती है, एक होते हैं क्लोज फ्रैक्चर्स और एक होते हैं ओपन फ्रैक्चर्स। क्लोज फ्रैक्चर्स वो फ्रैक्चर सीधी बात होता है जो कि सिर्फ बोन को इम्पैक्ट करते हैं लेकिन ओवरलाइंग मसल और आपका स्किन इंटैक्ट रहता है। सो द टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन विच लॉन्ग बोन इज फ्रैक्चर्ड बट द फ्रैक्चर इज नॉट कम्युनिकेटिंग विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट इज स्किन ओवर द फ्रैक्चर बोन रिमेन्स इंटैक्ट। यानी कि जो हड्डी टूटी है वो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही, दैट इज विद इन द प्रेमिसेस ऑफ योर बोन, your muscle and your skin. While on the other hand, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो, the fracture communicates with the exterior, that is the skin of the fracture site is breached. Microorganisms can get entry into the bone through this wound, and antibiotics and tetanus prophylaxis is needed because of the fact कि आपको जो skin जो आपका major barrier है, आपकी जो बचा रहा है आपकी internal body structures को from the organisms, that is breached. तो ये simply है। Green streak fractures are those type of fractures in which fracture at one side of the bone causes a bend on the other side of the bone. तो होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये आपकी बोन है, इसमें फ्रैक्चर आया है, तो होता ये है कि यहाँ पे फ्रैक्चर आ गया और आपकी बोन इस साइड से बेंड कर गई है। सो इट इज सॉर्ट ऑफ लाइक दिस कि यहाँ इस तरह बेंड आया है और ये आपका फ्रैक्चर आया गया, तो ये साइड कर गई बेंड और इस साइड पे हो गया फ्रैक्चर। सो इट्स लाइक दैट एंड अकर्स इन यंग पीपल जहाँ पे बोन फ्लेक्सिबल होती है। तो बेसिकली आप अगर इस डायग्राम को देखो तो इस साइड पे बोन थोड़ी सी बेंड हो गई है बिकॉज बोन फ्लेक्सिबल थी और इस साइड पे इम्पैक्ट की वजह से फ्रैक्चर आ गया है। तो देख रहे हो आप कि आपका जो रेडियस और अल्ना है या हैंड का और रिस्ट का, बेसिकली रिस्ट का दिखाया गया आपको एक्सरे, तो आप इसमें नोट करो कि आपका यहाँ पे फ्रैक्चर आया है और इधर फ्रैक्चर आया है और ये जो पोर्शन है बोन की दोनों साइड्स पे ये आपकी बेंड कर गई हैं यूं, ठीक है। एवल्जन फ्रैक्चर्स बेटा वो फ्रैक्चर्स होते हैं, just recently happened to my brother, so I have an input on this already, that it's a type of an indirect fracture that occurs by avulsion or pull of a ligament. आपको पता है ना आपकी बोन्स के ऊपर टेंडन्स और लिगामेंट्स लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी ये बोन है, इसके ऊपर एक टेंडन लगा हुआ है, ये टेंडन जब उतरेगा ना तो अपने साथ ये बोन का छोटा सा पीस भी साथ ले जाएगा। तो अगर लिगामेंट के उतरने की वजह से बोन का छोटा सा पीस भी उसके साथ उतर जाता है तो इसको आप एवल्जन फ्रैक्चर कहते हैं। मैं इसलिए आपको सादा जुबान में बताती हूँ बिकॉज बेटा जो हम जब कॉमन लैंग्वेज में बात को याद रखते हैं ना तो वो बात बेहतर आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। फिर आप बेशक उसको अगर इंग्लिश की लाइनों में भी याद कर लो तो आपके लिए याद करना मुश्किल नहीं होता। कॉमन लैंग्वेज में समझो लेकिन याद उसको इस तरह कर लो बिकॉज ऑब्वियसली यू आर यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स, यू हैव टू become professionals, deal with professionals, go in international conferences when you grow up and become good professionals. So you need to have a grip on the English language as well, but have a grip on the common language too for the sake of learning and dealing with the common people. So it's an indirect fracture, avulsion fracture, that occurs by avulsion or pull of a ligament or a tendon, common where strong muscles और टेंडेंस आर इंसर्टेड इनटू स्मॉल बोन्स। तो ये यूजुअली जो फिंगर की आपकी बोन्स होती है ना वहां पे होता है, देख रहे हो आप। तो यहाँ पे ये हुआ है बेटा कि जो कि ये बहुत एक्सपर्ट जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं ना वो पिक कर सकते हैं इसको। तो ये बेसिकली आपका हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है कि आपकी उतरी है टेंडन और ये आपको हल्का सा पीस नजर आ रहा है बोन का उतरा हुआ। तो ये पिक करना बड़ी महारत से पिक करते हैं वो। बेसिकली whenever you have and radiographic imaging, that might that be an X-ray, an MRI or a CT, are always supposed to correlate it with clinical signs and symptoms. ये नहीं सिर्फ एक्सरे आपने देख के बता दिया हाँ जी ये है, जब तक आपने उसके clinical signs and symptoms, you take unless or until you take a proper history, a proper clinical examination, and then you order investigations and then correlate it, तब तक आप diagnosis नहीं बना सकते हो।
यही थोड़ा समरी बता दी कि ग्रीन स्टिक कैसे होते हैं और रिवल्जन आप देख लो डायग्राम में कि वो टेंडन होता है और अपने साथ उसने बोन का छोटा सा पीस भी उतार दिया। स्ट्रेस फ्रैक्चर्स क्या होते हैं? A stress fracture is a fatigue-induced fracture of the bone caused by repeated stress over time. Instead of resulting from a single severe impact, stress fractures result from accumulated trauma from repeated submaximal loading such as running or jumping. तो इतना मुश्किल नहीं है जितना ये लिखा हुआ है यहाँ पे। सिंपल याद रखो कि स्ट्रेस फ्रैक्चर्स वो फ्रैक्चर्स होते हैं जब एक बोन पे आप रिपीटेड स्ट्रेस डालते रहो और उसमें माइन्यूट फ्रैक्चर्स बन जाते हैं जो कि आप रेडियोग्राफिक इमेजिंग पे पिक भी नहीं कर सकते, ये एमआरआई पे पिक होते हैं। तो यूजुअली पेशेंट्स का कंप्लेन करते हैं कि जी यहाँ इस हड्डी में मुझे दर्द होती है, एक्सरे करवाया, एक्सरे पे भी कुछ भी नजर नहीं आया। लेकिन अगर बहुत ज्यादा एक्सक्रूशिएटिंग पेन है तो अगर आप एमआरआई करवा ही ले तब जाके उसमें थोड़ा सा पेरियोस्टियल एडिमा नजर आएगा, तब भी आप फ्रैक्चर को पिक नहीं कर सकते बिकॉज वो इतने माइन्यूट फ्रैक्चर्स होते हैं कि आपको नजर भी नहीं आते। जैसे कि स्ट्रेस फ्रैक्चर्स आर टाइनी क्रैक्स इन द बोन, मोस्ट कॉमनली इन वेट बेयरिंग बोन्स ऑफ द लोअर लेग एंड फुट। स्ट्रेस फ्रैक्चर्स आर टाइनी क्रैक्स इन द बोन, दे आर कॉज्ड बाय रेपिटेटिव फोर्स सच एज जो एथलीट्स होते हैं जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, जो कि आपने ओलंपिक्स में देखे हैं, जो कि बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, रनिंग करते हैं फॉर लॉन्ग लॉन्ग आवर्स, साइक्लिस्ट जो होते हैं एंड जिम्नास्टिक्स। सो वो क्या करते हैं कि that there is a repetitive force often from overuse such as repeatedly jumping up or down or running long distances. Stress fractures often cannot be seen on regular x-rays taken shortly after your pain begins. It can take several weeks and sometimes longer than a month for evidence of stress fractures to show on x-rays. अब सिंपली आगे सीधी बातें हैं कि कॉजेस क्या होती हैं बेटा फ्रैक्चर्स की। तो ऑब्वियसली पहली क्या की जी, चोट लगती है तो फ्रैक्चर होता है, तो ट्रॉमा। देन ऑस्टियोपोरोसिस की आपकी हड्डियां इतनी कमजोर हो चुकी हैं। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें आपकी जो बोन होती है उसकी जो इसे कहते हैं ना फॉर्मिंग एबिलिटी कम हो जाती है, जैसे कि ओल्ड एज के लोगों के अंदर या जिनके अंदर डेफिशिएंसीज होती हैं न्यूट्रिशन की या एंडोक्राइन के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस इज एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, बेसिकली बोन की डेंसिटी के कम होने को। डायबिटिक पेशेंट्स में भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जो भी रीजन आपकी जो बॉडी के अंदर जो कि आपकी मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगी वो आपकी बोन्स के डेंसिटी को भी अफेक्ट करेगी। तो होता क्या है कि जब ऐसी बोन्स को आप एक्सरे पे देखते हो तो वो बहुत ज्यादा पोरस होती हैं, उनमें बड़े बड़े होल्स बन जाते हैं ऐसे ट्रेबेकुलर नेटवर्क्स के अंदर जहाँ पे आपका कैल्शियम का जो डिपॉजिट है वहां पे कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपकी बॉडी का ओवरऑल मेटाबॉलिज्म किसी भी कॉमन रीजन की वजह से कम हो, जैसे डायबिटीज, जैसे कैंसर्स, जैसे एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म एंड सो ऑन। सिमिलरली ओवर यूज like I've told you in cases of stress fractures, बच्चों में बिकॉज बच्चों के अंदर अब ऑब्वियसली अभी बोन्स बन रही होती हैं एंड कैंसरस बोन। देन वी हैव क्लिनिकल फीचर्स के पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कैसे करता है फ्रैक्चर का। तो ऑब्वियस ही बात है पेन, डिफॉर्मिटी, हड्डी जो सी है वो टूटने की वजह से आपका आर्म के अंदर डिफॉर्मिटी नजर आ रही है, आपकी आर्म वहां से बेंड है जहां से उसको बेंड होना ही नहीं चाहिए। डिसफंक्शन मतलब फंक्शनल एबिलिटीज कम हो गई, बोन फ्लेक्स नहीं हो रही, एक्सटेंड नहीं हो रही आपकी। स्वेलिंग, ब्रूजिंग, discolored skin obviously because of the bruise, in unable to put weight on the injured area because of the fact आपका एरिया ही इंजर्ड है, आप उस पर वेट डालोगे कैसे, ठीक है। तो आप खड़े नहीं हो सक रहे, बेसिकली अगर टिबिया में आपका फ्रैक्चर आ गया तो आप खड़े नहीं हो सक रहे हो, आप उस पर वेट डाल ही नहीं सक रहे हो एंड पेशेंट कैन नॉट मूव द अफेक्टेड एरिया ऑब्वियसली। bruising, tenderness and raised local temperature. Healing fractures की बेटा general rules क्या होते हैं? No fractures unite in less than 3 weeks because bone take a lot of time to heal. ठीक है? Secondly, fractures in adults take twice as long to unite as fractures in children because बच्चों के अंदर metabolic rate बहुत ज्यादा होता है। तो बच्चों के अंदर fractures बेशक ज्यादा होते हैं लेकिन वो हील बहुत ज्यादा जल्दी कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर metabolic activity it is very much active. Lower limb fractures take twice as long to unite as upper limb fractures. Reason बताओ मुझे क्यों lower limb के fractures ज्यादा टाइम लेते हैं?
क्योंकि मैम लोअर लिम्ब में ज्यादा जो है, जब भी कोई फ्रैक्चर होता है तो मैम पर्सन अगर की फॉल करता है तो मैम लोअर लिम्ब पे उसका ज्यादा वेट पड़ता है, तो जिस वजह से मैम थोड़ा काफी ज्यादा टाइम लेते हैं। ठीक है बेटा, और कोई रीजन बताएं मुझे, कोई और स्टूडेंट। कम ऑन, गिव मी इनपुट इन द क्लास। इसमें मैं क्लास में जो बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं उनके क्लास पार्टिसिपेशन में मार्क्स भी लगते हैं, तो मुझे नाम अगर किसी का याद हो गया ना तो उसके लिए अच्छी बात होगी। क्या रीजन हो सकती है, क्यों लोअर लिम्ब के अंदर मैम ज्यादा होते हैं, मैम बताएं। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का वेट ही उस पे जा रहा होता है, तो इसलिए शायद। ठीक है, एक तो बेटा ऑब्वियसली आप दुरुस्त बात की है दोनों बच्चों ने कि आपकी वेट बेरिंग होती हैं ये, ठीक है। दूसरी बात ये बेटा कि आपके लोअर लिम्ब के अंदर ना ब्लड का परफ्यूजन कंपेयर टू अपर लिम्ब अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस आपकी बोन के अंदर ब्लड के परफ्यूजन को उस तरह से अफेक्ट करती हैं जिस तरह वो अपर लिम्ब में अफेक्ट नहीं करती। दैट इज वाई जब आप लॉन्ग स्टैंड करते हो तो आपके पाँव में एडिमा क्यों हो जाता है? बिकॉज ब्लड को अगेंस्ट द ग्रेविटी अप मूव करना पड़ता है। ऐसी बात है। तो आपके जो पैर और आपके जो लोअर लिम्ब होते हैं उनके अंदर उतनी अच्छी ब्लड परफ्यूजन नहीं होती है। इस वजह से यूनाइट करने में आपके लोअर लिम्ब को ज्यादा टाइम लगता है अगर वो फ्रैक्चर हो जाए कंपेयर टू अपर लिम्ब्स। सो इज दैट अंडरस्टैंडेबल? समझ आई है बात की मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस यस मैम। मैम। क्योंकि आपने मुझे रीजन बताइए कि वो टूटते क्यों है, क्योंकि वो आप उनको यूज करते हो रनिंग में, जंपिंग में, वेट बेयरिंग में, राइट? लेकिन यस हील करने में टाइम क्यों ज्यादा लग रहा है? क्यों? ब्लड परफ्यूजन उतनी अच्छी नहीं होती जितने आपके अपर लिम्स और अपर बॉडी टॉर्सो में होती है। सेकेंडली, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर्स टेक लॉन्गर टू यूनाइट देन ऑब्लिक एंड स्पाइरल फ्रैक्चर्स। वो इस वजह से बेटा होता है कि आपके जो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर्स होते हैं यूजुअली, चूंकि वो बिल्कुल आपके राइट एंगल पे टेक प्लेस करते हैं, तो वो आपके सारे के सारे ब्लड जो आपके वेसल्स होती है ना उनको कट कर देते हैं। ऑब्लिक्विटी और स्पाइरल फ्रैक्चर्स में होता है कि किसी हद तक आपके जो ब्लड वेसल्स या नर्व्स होती हैं वो एक एंगल या दूसरे एंगल पे प्रिजर्व हो जाती हैं बिकॉज एंगल पे एक चीज टेक प्लेस कर रही है। लेकिन एक चीज जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कट कर रही है, जैसे बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल उसने कट कर दिया, तो वो हर जो उसके न्यूरोवेस्कुलर जो बंडल होगा वो भी साथ कट हो जाता है। सो दैट इज अ माइनर रीजन, लेकिन ये बहुत बड़ी रीजन नहीं है फ्रैक्चर की हीलिंग के अंदर, ठीक है। ये जो स्टडीज में देखा गया है कि ऐसा होता है। सिमिलरली ऑब्वियसली कंपाउंड फ्रैक्चर्स जो कि आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, एंड कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर्स जिसके अंदर फ्रैगमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, वो स्लो होते हैं यूनाइट करने में बिकॉज उनमें उनका रीजन आपको ऑलरेडी पता है कि कंपाउंड में आपके एक तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ वो कर रहा है कम्युनिकेट, ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे उनका जैसे कहते हैं एक्सेस, एंड सेकेंडली आपके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको ज्यादा टाइम लगता है, उनके अंदर डिफरेंट मेथड से आपको पहले बोन को जोड़ना पड़ेगा। उस स्प्लिंट से तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, तो फिक्सेशंस करोगे और फिर बोन आपकी यूनाइट करेगी। डिलेड यूनियन या नॉन यूनियन क्यों होता है? अब एक बोन यूनाइट क्यों नहीं कर रही या देर से यूनाइट क्यों कर रही है, उसकी रीजंस होती हैं इन्फेक्शन, इंटरपोजिशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज, उसको मतलब कि जो आपके सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं ना वो वहां पे उनकी इंटरपोज कर जाते हैं बिटवीन द बोन्स। तो अगर एक बोन का फ्रेगमेंट है, उसने अपनी दूसरी बोन के साथ यूनाइट करने और दोनों के बीच में अगर सॉफ्ट टिश्यू आ गया तब भी वो यूनाइट नहीं कर पा रही, तो अगर इंटरपोजिशन हो गया सॉफ्ट टिश्यूज की तब भी वो यूनाइट नहीं कर सकेंगे। देन ऑब्वियसली पुअर ब्लड सप्लाई, इनएडुकेट मोबिलाइजेशन। इसलिए कहते हैं कि जब भी अगर आपको फ्रैक्चर हुआ है आपने पेशेंट को विद इन 3 वीक्स और 4 वीक्स कोशिश करनी है कि वो थोड़ा सा बेड पे लेटे लेटे अपनी जॉइंट्स को मूव करे, ठीक है। या उसके फर्दर अगर टाइम हो गया तो वो 1-2 स्टेप्स लेना शुरू कर दे, ठीक है। यूरीमिया की वजह से भी हो सकता है जिसमें आपकी बॉडी में यूरिया के लेवल बढ़ जाता है, और आपकी बॉडी में अगर यूरिया का लेवल बढ़ता है so that causes an overall metabolic activity का backlash, ठीक है। यूरेनिया आपकी बॉडी मल्टीपल बॉडी फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं, आपके सीएनएस को, आपके बोन को, आपके सीवीएस को, योर ब्लड वेसल्स एंड सो ऑन। लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल बिकॉज दैट यू हैव ऑलरेडी कवर्ड इन पैथोलॉजी, बट ओवरऑल आपकी बॉडी के मेटाबॉलिक इफेक्ट को जो भी चीज अफेक्ट करेगी वो आपके यूनियन को भी इफेक्ट करेगी। सिमिलरली इसमें डायबिटीज भी इंक्लूड होगा। एंड पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, ऑब्वियसली पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया किस वजह से होते हैं, आपकी बॉडी के उस
डिजीज की वजह से होते हैं जो कि आपकी बॉडी के ओवरऑल बोन हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, ठीक है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, डायबिटीज, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, नियोप्लेसियाज एंड सो ऑन। फ्रैक्चर की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है? फ्रैक्चर अगर हो गया उसके साथ साथ कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन में हेमरेज हो सकता है, ब्लड लॉस। सेकेंडली, सराउंडिंग टिश्यूज को डैमेज हो सकता है, विजरल इंजरी हो सकती है, ठीक है, आपके कोई विजरा है उसमें इंजरी हो गई आपकी, फॉर एग्जांपल आपका रिब फ्रैक्चर हुआ और आपके रिब ने आपकी स्प्लीन को इंजर कर दिया। और रिब का फ्रैक्चर, आपकी स्प्लीन, सबसे ज्यादा आपकी स्प्लीन फ्रैक्चर होती है जब आपके लेफ्ट साइड ऑफ द रिब में किसी भी रिब का फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है। देन स्किन लैसरेशंस, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप फर्दर लेक्चर्स में जाके पढ़ोगे। कंपार्टमेंट सिंड्रोम का जरा सा आपको टच यहाँ पे ये दूंगी जरूर कि आपकी जो लिम्स होते हैं ना, हमारे पास जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो है वो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है मसल्स की लाइनिंग्स में। आप सुन लो ना बेटा बात मेरी पहले। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपका जो होते हैं ना, लिम्स होते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स। फॉर एग्जांपल योर, जिसे कहते हैं, जो आपकी होती है थाई, थाई जो होती है आपकी, उसके अंदर एक एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है विच इज सेपरेटेड बाय आपका, जिसे कहते हैं, मसल्स के कंपार्टमेंट्स बने होते हैं आपका। तो आपके एक एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है, आपका एक मीडियल कंपार्टमेंट होता है और आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है। ये आपने डेफिनेटली एनाटॉमी 1 या 2 में जरूर पढ़ा होगा। तो जब आपके इन कंपार्टमेंट्स होते हैं, इन कंपार्टमेंट्स के पर्टिकुलर, जिसे कहते हैं, नर्व सप्लाई होती है और इनके अंदर पर्टिकुलर आपके मसल्स होते हैं, ठीक है। तो इन कंपार्टमेंट्स दे आर कन्फाइंड स्पेसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बोन की इंजरी की वजह से आपका जो कंपार्टमेंट है, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई, वहां पे ब्लड बिल्डअप होना शुरू हो गया है और वहां पे आपकी मसल्स की इंजरी स्टार्ट हो गई है, तो वहां पे आपका हो जाता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। बिकॉज वहां से आपका ब्लड एस्केप नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ एंटीरियर कंपार्टमेंट में लिमिट हो जाएगा, पर्टिकुलरली उसी कंपार्टमेंट की नर्व अफेक्ट होगी और उसी कंपार्टमेंट के अंदर आपको डिसफंक्शन हो जाएगा, आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स भी फंक्शन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपके कंपार्टमेंट सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, मल्टीपल सिम्टम्स जो कि रिजल्ट करते हैं फ्रॉम अ सिंगल डिजीज, ठीक है, तो वो एक सिंड्रोम बना देता है। तो मेन जो सिम्टम है ना, जो मैंने अपने एमडीएमएस एग्जाम में भी मुझे एमसीक्यू आया था कि मेन सिम्टम क्या होता है। पेन तो होती है, फंक्शन भी आप नहीं कर पाते, लेकिन मेन सिम्टम क्या होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम का? मेन सिम्टम होता है पेन ऑन पैसिव मूवमेंट। पैसिव मूवमेंट पे जब आप पेन करोगे, सॉरी, मूवमेंट होगी आपकी लिम्ब की, तो आपको पेन होगी। जब हम अपने एल्बो जॉइंट को एक्सटेंड करते हैं, नहीं सॉरी, फ्लेक्स करते हैं और फिर पैसिव मूवमेंट पे उसको एक्सटेंड कर देते हैं वापस, तो क्या होता है कि आपको तो कोई पेन नहीं फील हो रही। लेकिन कंपार्टमेंट सिंड्रोम के लोगों के साथ क्या होता है कि वो जो पैसिव मूवमेंट करते हैं उनको शदीद दर्द होती है, बिकॉज उनके मसल्स के पास, उनके कंपार्टमेंट में इतनी जगह ही नहीं होती कि वो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन कर सके, जिसकी वजह से वहां पे पेन इलिसिट होती है, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत हिंट मिला मेरी इस एक्सप्लेनेशन से कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है? यस मैम। ठीक है। इसके अलावा वुंड इन्फेक्शन ऑब्वियसली एंड फैट एम्बोलिज्म। फैट एम्बोलिज्म में ये होता है कि आपकी जब भी बोन फ्रैक्चर होती है तो आपके बोन मैरो में फैट होते हैं और वो फैट अगर आपके ब्लड स्ट्रीम में चला गया तो फैट एम्बोलिज्म हो जाएगा। एम्बोलिज्म से आपको मुराद ये है कि आपकी बॉडी से कोई भी एक एम्बुलस उठ के आपकी बॉडी के दूसरे पार्ट में चला जाए और वो इसके साथ फिर इस्कीमिया कर दे किसी और पार्ट ऑफ द बॉडी में, तो फैट एम्बुलस हो जाता है। फैट एम्बोलिज्म के अंदर बेसिकली कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसके अंदर आपका ब्रेन इफेक्ट होता है। सेकेंडली, आपकी बॉडी के ऊपर पिटिकिया आना शुरू हो जाते हैं, जहां जहां वो फैट एम्बुलस जाके लॉज होगा कैपिलरीज में, वहां वहां जाके आपके इस्कीमिया हो जाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है। लेट कॉम्प्लिकेशन में ऑब्वियसली या तो यूनियन डिले होगा फ्रैक्चर्स का, या होगा ही नहीं, या अगर यूनियन होगा तो वो मैल यूनियन होगा, मतलब बोन को नॉर्मली जिस एंगल में यूनाइट करना चाहिए था वो किसी ट्विस्टेड एंगल में यूनाइट करेगा। जॉइंट की स्टिफनेस हो सकती है, कॉन्ट्रैक्चर्स हो सकते हैं जॉइंट्स के, ए वेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है, बिकॉज अगर बोन के साथ ऑब्वियसली आपकी ब्लड वेसल्स भी खराब होती हैं, मतलब कि वो भी बर्स्ट कर जाती हैं। अगर आपकी ब्लड वेसल्स इफेक्ट हो जाएंगी तो उस एरिया में वेसल की सप्लाई
ब्लड सप्लाई की ना होने की वजह से आपका वो एरिया सारा नेक्रोज हो सकता है। गैंग्रीन हो सकता है। गैंग्रीन बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, ड्राई गैंग्रीन एंड वेट गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन में ये होता है कि आपकी बॉडी का जिसे कहते हैं किसी भी एरिया में बेसिकली इट इज अ मैम टाइप गैस भी ऑफ नहीं होता, बेटा ड्राई गैस वेट होता है, लेकिन गैस, बेटा बेसिकली गैस, मसल्स को लोन। सुन लो ना, गैस बेसिकली होता है एक उसके ऊपर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस की वजह से होती है, जिसकी वजह से आपके जो सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर क्रेपिटस बन जाता है। ठीक है, वो एक फर्दर टाइप है, लेकिन बेसिक दो टाइप्स होती हैं, ड्राई एंड वेट। फिर जब आप फर्दर पढ़ते हो फिर आप गैस को इंक्लूड करते हो, लेकिन बेसिक दो होती हैं। तो ड्राई जैसे कहते हैं उसके अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होती है। वेट में अगर होता ही है कि सुपरफिशियल इन्फेक्शन हो जाती है। इन केस ऑफ डायबिटीज के लोगों में, डायबिटीज के लोगों में अगर आप कभी उनके पैरों को देखो, उनमें से शदीद स्मेल आती है, उनके अंदर वेट गैंग्रीन हुआ होता है। ठीक है, और उसके साथ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि तो मैम ब्लड उनका सप्लाई जा इन्फेक्शन जल्दी हील भी नहीं करता, उनकी पुअर अगर इंसुलिन एग्जैक्टली लेवल हो तो बिकॉज उसकी उनका इम्यून सिस्टम, जिसे कहते हैं वो यस मैम। हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से खराब हो चुका है। दूसरी बात उनके अंदर न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाती है। उनका जो नर्व्स होते हैं वो हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से वो अफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो डायबिटीज के लोगों में इसी वजह से हार्ट अटैक के सिम्टम्स भी उन लोगों को नहीं आते हैं, और जब तक डायग्नोज होता है तब तक उनकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हो जाती है। उनके जो सिंपैथेटिक सिस्टम्स होते हैं वो इस हद तक खराब हो चुके होते हैं, उनको पेन ही नहीं फील होती है एमआई की। ठीक है, then we have osteoarthritis and osteomyelitis. Osteoarthritis is a type of a joint disorder. ठीक है, joint का disorder होता है जो कि weight bearing की वजह से होता है, और it can also occur due to fractures, जिसमें basically आपका जो joint होता है वो भी उसकी जो जिसे कहते हैं overall health है वो affect होती है। And osteomyelitis is the bacterial infection of bones. अदर्स जो अलग हो सकता है बोन्स के, उसमें प्रेशर अल्सर्स है। बेसिकली प्रेशर अल्सर्स बेड सोर्स को कहते हैं। ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा बेड रिडन होते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर बैक पे सेक्रल एरियाज के ऊपर, बैक के ऊपर प्रेशर अल्सर्स बन जाते हैं। दैट इज वाई जब भी जो बेड रिडन लोग होते हैं उनको कहा जाता है कि उनकी मूवमेंट करवाई जाए। उनकी मूवमेंट इसलिए करवाई जाए ताकि तकरीबन मतलब कि उनकी साइड्स चेंज करवाई जाए, उनको थोड़ा सा बेड पे बिठाया जाए, मैम ताकि स्ट्रोक उनकी पेशेंट की एग्जांपल भी ले सकते हैं। बिल्कुल कोई भी रीजन जिसकी वजह से आप बेड रिडन हो जाओ। सेकेंडली मसल वेस्टिंग एंड वीकनेस। ऑब्वियसली आपने पैथोलॉजी में पढ़ा होगा कि मसल्स की एट्रोफी की रीजंस क्या क्या हो सकती हैं। तो एट्रोफी में डिसयूज एट्रोफी एक था, और डिसयूज एट्रोफी की सबसे बड़ी रीजन होती है फ्रैक्चर्स। Then we have permanent foot drop contractures. Basically अगर आपके foot drop हो गया है because of the fact कि fracture की वजह से आपकी nerve भी affect हुई है, for example आपकी posterior tibial nerve या आपका जो भी nerve है जो कि आपके lower limb में supply कर रही है, then it goes into the foot और आपका foot drop हो गया peroneal nerve injury की वजह से। तो फिर ये होता है कि आपका जब foot drop हो गया ना तो वो complete contracture में चला जाएगा, फिर वो heel दोबारा अपनी position में नहीं करता। पेरोनियल नर्व पाल्सी उसने ऑलरेडी बता दिया है। ये बेटा आपकी रेकमेंडेड बुक्स हैं। एनी क्वेश्चंस? यू हैव 5 मिनट्स एंड देन वी कैन एंड दिस लेक्चर। जी मैम अभी बताएं तक स्केड्यूल आया नेक्स्ट वीक क्लासेस का? बेटा, हमें तो नहीं अभी तक कोई मिला, लेकिन होपफुली आजकल में आ जाएगा। तो मैम नेक्स्ट एनी वीक में होगी कैंपस के अंदर या ऑनलाइन? या ये अभी हमें नहीं पता, मैं ये तो बता रही हूँ आपको, ये हमें अभी पता चलेगा, लेकिन प्रोबेबली हाइब्रिड सिस्टम ही हो नेक्स्ट वीक से। ठीक है, एनीथिंग रिलेटेड टू द लेक्चर बेटा? क्वेश्चन? नो मैम। ठीक है बेटा, मैम मैंने समझ आ ईमेल गया आपको? रिफ्रेश की है मैम, मुझे ईमेल नहीं आई एक्चुअली मैम। असल में दो लेसन है मैम, तो एक स्प्रिंग का डीपीटी का और मैं एमआई का हूँ, तो इस वजह से शायद मैम वो से जो है एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, वो फिर मैं देख लेती हूँ, सॉर्ट आउट कर लेती हूँ उसको। ठीक है बेटा, ये लेक्चर जो है अब आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, और इसका मैं लेक्चर को मूडल पे भी अपलोड कर दूंगी, और ये लेक्चर मैंने रिपीट नहीं करना दोबारा। और जिसको भी इशू इसके अलावा जो स्टूडेंट्स रह गए हैं जो ये लेक्चर नहीं ले सके,
उनके वो जैसे कहते हैं इस लेक्चर को खुद पढ़ेंगे, और अगर उन्हें किसी एक स्लाइड में इशू आएगा या 2 स्लाइड में इशू आएगा तब वो मेरे पास काउंसलिंग सेशन पे आएंगे। काउंसलिंग सेशंस आपके लेक्चर के लिए नहीं होते हैं जिसमें आप पूरा पूरा लेक्चर हमसे पढ़ने आओ। लेक्चर का टाइम लेक्चर के लिए है। काउंसलिंग में जस्ट आपको एक आधे कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आती तब वो लेक्चर आप पढ़ने आते हो। सो आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर। ठीक है Yes, बेटा, ma'am. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑलराइट टाइम। मैम, अल्लाह हाफिज। Okay. Allah Hafiz. हाफिज मैम।